इसमें हमने पढ़ा था कि भाई क्या है, दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं। अगर उनको हमने शुरू में कुछ Q1 और Q2 चार्ज दिया था एंड आफ्टर दे आर कनेक्टेड, अगर ये आइडेंटिकल कंडक्टर्स, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा बेटे, इनके पास कितने कितने चार्जेस आ जाएंगे, Q1 प्लस Q2 बाई 2 एंड Q1 प्लस Q2 बाई, इस तरह के चार्जेस इनके पास आ जाएंगे। ये बात हमने ये कहानी है हमारी 5 जुलाई तक की। ये नहीं पढ़ा था, कंडक्शन नहीं पढ़ा था। ओके ओके ओके, तो यहां से हमें शुरुआत कर, देखो क्या होता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे। अब हमें पढ़ना है, आज पढ़ना है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन कौन करता है? देर आर सर्टेन materials which have large number of free electrons in them. जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स की जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, पूरे लैटिस में जितने भी मेटालिक एटम्स हैं वो सब के सब अपना जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट कर देते हैं, वो शेयर कर देते हैं, तो शेयरिंग नहीं, ट्रांसफर ही कर देते हैं। और क्या होता है, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, या उसको इलेक्ट्रॉन पूल भी बोलते हैं, है ना। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसी भी अब एटम के साथ एसोसिएट नहीं होते, वो पूरे के पूरे क्रिस्टल का पार्ट होते हैं। दे बिलोंग टू द एंटायर क्रिस्टल। दे कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन इन द क्रिस्टल टू अनदर पोजीशन विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, आज कंडक्शन से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, जो मेटल एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं मतलब वो इलेक्ट्रॉन नाउ हैज बिकम फ्री फ्रॉम द एटम। नाउ इट कैन मूव एनीवेयर इन द क्रिस्टल एंड विदाउट मच डिफिकल्टी। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको मूव करवाने के लिए, बस हाँ थोड़ा तो लगाना पड़ेगा, ऐसा अपने आप तो नहीं जाएगा, अपने आप तो नहीं जाएगा, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि बस हल्का सा उसको एक इशारा चाहिए, उसको बस थोड़ा सा इशारा हुआ वो चल पड़ेगा। तो ऐसी हालत में इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर होते हैं। तो जो मेटल्स से जो मटेरियल बने हुए थे उनको हम बोलते हैं दे आर कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव freely inside them, even on the smallest of hint of force they will move in that direction. Now क्या होता है कि मान लो हमारे पास, हम ऐसे दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर तो चार्ज्ड है और एक कंडक्टर कैसा है, अनचार्ज। वन कंडक्टर इज चार्ज, अदर कंडक्टर इज अनचार्ज।
तो क्या होगा, मान लो इसके पास चार्ज है Q, तो इन दोनों को जब हम आपस में टच करेंगे ना, आइदर यू टच दीज टू डायरेक्टली और you connect them with the help of some other conducting wire. When A and B are touched with each other, or A and B are connected with a conducting wire, अगर जैसे A का चार्ज मान लो पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, जैसे ही B के संपर्क में उसको लेके आओगे, संपर्क का मतलब क्या है, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट या किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, वो B के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा अपनी तरफ, और B के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा तो क्या होगा, आफ्टर दे आर कनेक्टेड एंड देन सेपरेटेड अगेन, तो A का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, Q माइनस Q हो जाएगा, और B के पास Q पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। या आप इक्विवेलेंटली ऐसा भी मान सकते हो कि A में से Q पॉजिटिव चार्ज B में चला गया, लेकिन एक्चुअल में फिजिकली ऐसा होता नहीं है, मैथमेटिकली सेम है। ठीक है, लेकिन फिजिकली क्या होगा, B से इलेक्ट्रॉन A में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो B से इलेक्ट्रॉन चले गए तो B के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और A में इलेक्ट्रॉन आ गए तो A का पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी ये स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, ये स्मॉल q विल बी सच दैट A and B have same final potential। A और B का जो है वो फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी से भी समझ सकते हो। पोटेंशियल का मतलब आप किससे समझ सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही है, एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही। ठीक है, देखो इसका अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो इसकी एनालॉजी क्या होती है, जैसे मान लो दो कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर में पानी ज्यादा है, दूसरे कंटेनर में पानी कम है, ऐसा। एक कंटेनर, ये एक और दूसरा, इसमें शुरू में पानी कितना, दूसरे कंटेनर में पानी कम। हमने क्या किया, इनको एक पाइप से कनेक्ट, इस तरह से एक पाइप से हमने इनको कनेक्ट, मान लो ये वॉल्व इसका बंद था पहले, फिर ये वॉल्व मैंने खोल दिया, जैसे ही वॉल्व खोलूंगा, हाँ बेटे प्रीवियस पेज दिखा रहे हैं तो रुको तो सही यार, इसको तो समझ लो, नोट्स तो मैं वैसे ही सारे भेज देता हूँ ना तुमको, तुम समझ लो, पहले समझने पे देखो। देखो क्या होगा, मैं दिखा दूंगा प्रीवियस, इस चीज को समझ लो, देखो ये एनालॉजी समझना जरूरी। एक कंटेनर है, दो कंटेनर है, एक भरा हुआ है दूसरा खाली, पाइप से कनेक्टेड है। हमने क्या किया, ये वॉल्व बंद था, वॉल्व को खोला, वॉल्व को खोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, वॉल्व को खोलेंगे तो ऐसा होगा कि पानी इस भरे वाले में से खाली वाले में ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होकर के अगर ये दोनों
कंटेनर आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इनका बराबर बराबर है, तो क्या होगा, फाइनली इनमें पानी भी बराबर बराबर ही आ जाए। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ, अगर मान लो एक कंटेनर का एरिया ज्यादा होता, दूसरे का कम होता, तो क्या होता, जिसका एरिया ज्यादा है उसमें हाइट कम आती पानी की, है ना, जिसका एरिया ज्यादा है उसमें पानी कम हाइट तक जाता। तो उसी तरह से क्या होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा। अब आप पिछले पेज को देख लो, देखो। अगर ए और बी आइडेंटिकल हुए तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई टू के बराबर होगा, बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये दोनों कंडक्टर आइडेंटिकल हुए तो आप बोल सकते हो कि स्मॉल क्यू जो है वो कैपिटल क्यू बाई टू के बराबर होगा, आधा चार्ज चला जाए। नोट्स में कैसे लिखेंगे? बस नोट्स में हमें इतना ही लिखना है कि when two conductors are connected to each other, charge will be shared between them till their potentials become equal. And if the conductors are identical, charge will be shared between the two conductors till they have identical charges. मैं लिखा देता हूँ, लिख लो, देखो क्या है। When two conductors are connected to each other, when two conductors are connected to each other, charge will be shared between them. Charge will be shared between them till their potentials become equal. Till their potentials become equal. ठीक है, फुल स्टॉप करके आप अगले पैराग्राफ से लिख सकते हो कि इफ द कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, if the conductors are identical, then after connection, final charges on them, final charges on them सर आफ्टर के बाद क्या बोला? after connection, after connection, after connection, final charges on them will become equal. देखो ये सेकंड वाला रिपीट करता हूं, मैं क्या बोल रहा था, इफ द कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल देन आफ्टर कनेक्शन
final charges on them will become equal. देखो ये जो चार्ज शेयरिंग है इसको हम डिटेल में स्टडी तब करेंगे जबकि हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे। अभी के लिए फॉर नाउ हमें आइडेंटिकल कंडक्टर्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। जैसे एक कंडक्टर है Q1, उसके पास चार्ज है Q1, दूसरे के पास चार्ज है Q2। और ये कैसे कंडक्टर्स दिए गए हैं हमें, ये हमें आइडेंटिकल कंडक्टर्स दिए गए हैं। इनको जब कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा बेटे, जो इनके पास टोटल चार्ज था Q1 और Q2 वो आधा आधा दोनों के पास डिवाइड हो जाए। वो इनके पास क्या होगा, आधा आधा डिवाइड हो जाए। Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई, मतलब इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, सॉल्व करने के लिए ऐसा भी मान सकते हो कि क्या हुआ होगा, इसमें से x चार्ज चला गया और यहाँ से x उधर अगर ट्रांसफर हो गया चार्ज तो क्या हो गया, ट्रांसफर होने के बाद Q1 माइनस एक्स बराबर हो जाना चाहिए Q2 प्लस एक्स क्यूब। इसमें से x चला गया तो इसके पास कितना बचा, Q1 माइनस एक्स, उसमें x आ गया तो कितना बचा, Q2 प्लस एक्स। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, Q1 माइनस Q2 बाई 2। और ये वैल्यू जब x की हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके पास Q1 माइनस एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई, और Q2 प्लस एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, Q2 प्लस एक्स की वैल्यू मिलेगी Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो ये भी आप एलसीएम लेकर के देखोगे तो आ जाएगा कितना, Q1 प्लस Q2 बाई, है ना। लेकिन इसका आसान मेथड क्या है, जो भी टोटल चार्ज है उसको ऐड कर दो और उसका आधा आधा फाइनली दोनों को दे दो। देखो कैसे, पिछला पेज नोट कर लिया ना सबने। तो मान लो हमसे कहे कोई एक, ये दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, एक के पास मान लो है 20 माइक्रोकूलम चार्ज, एक के पास है मान लो माइनस 10 माइक्रो। A and B are identical conductors. If A and B are connected, what will be final charges on the final charge क्या, and how many electrons will flow? And in which direction? ये हमें पता।
एक बच्चे ने सही जवाब दिया भी है, बाकी लोग भी जल्दी से बताएं। नहीं नहीं, 15 नहीं होगा बेटे। नॉट जीरो, नॉट। 5 microcoulomb will be the final charge on, yes, 5 microcoulomb. दोनों के पास कितना कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों? 10 + 20, देखो 20 प्लस -10/2, और इसके पास भी क्या करना है, 20 प्लस -10 दैट इज 5 माइक्रोकूलम। इसके पास भी कितना आ जाएगा, 5 माइक्रो। अच्छा, इस मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ गए बच्चों? ए से बी गए या बी से ए गए? इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर गए? ए टू बी और बी टू ए। देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसके पास आएंगे, उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। तो ए का पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, इसका मतलब ए के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं बी से। इलेक्ट्रॉन्स हैव इलेक्ट्रॉन्स moved from B to A when A and B were connected. जब इनको कनेक्ट किया गया तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव किए बच्चों? बी से ए इलेक्ट्रॉन मूव किए। अब बात आती है कितने इलेक्ट्रॉन मूव किए। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता तो अच्छा, कितना चार्ज मूव किया? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ए के पास कितना चार्ज आया? ए के पास -15 माइक्रोकूलम का चार्ज आया, ठीक है। ए के पास -15 माइक्रोकूलम का चार्ज आया, या इक्विवेलेंटली मैथमेटिकली आई कुड ऑल्सो से दैट ए से 15 माइक्रोकूलम का चार्ज गया। दोनों एक ही बात है, ठीक है। फिजिकली एक बात नहीं है, मैथमेटिकली एक ही बात है, ठीक है। मैथमेटिकली ए के पास -15 आया, या ए से 15 माइक्रोकूलम चार्ज गया। 20 में से 15 चला गया तो 5 बचा, या 20 में -15 ऐड करेंगे तो भी 5 आ जाएगा। तो मैथमेटिकली ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बट फिजिकली फिजिकली हमें पता है, फिजिकली क्या हुआ है, बी से इलेक्ट्रॉन ए पे गए और कितना टोटल चार्ज लेकर के गए, -15 माइक्रोकूलम का चार्ज चला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता तो कितना चार्ज आता, -1.6 इंटू 10⁻19। तो n इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना चार्ज जाएगा, n इंटू -1.6 इंटू 10⁻19। इसको किसके बराबर कर दूंगा, -15 माइक्रोकूलम, -15 इंटू 10⁻6 कूलम। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल जाएंगे 15 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। तो क्या आ जाएगा बेटे, ये 150/16, 16 9 144 होता है, और 6 0 और आ जाएगा, तो 16 3 48।
ऐसा है। देखो बच्चों, ये आंसर आएगा। ये बात समझ में आती है भाई सबको? 9.375 एग्जैक्ट आएगा। 9.37 उसको लिख सकते हैं, 9.38 लिखना चाहिए वैसे कायदे से। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अगले पेज पे चला जाए। ओके, नाउ इफ दिस पॉइंट इज क्लियर, हमें अगला जो पढ़ना है मेथड ऑफ चार्जिंग, उसमें पढ़ना है चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन। देखो इंडक्शन क्या होता है मुझे, मान लो हमारे पास एक कोई न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब क्या है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, हर जगह 0 0 चार्ज है इसके पास। इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास अगर मैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेकर के आया, इसके पास क्या लेकर के आ गया बेटे, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इसके पास लेकर के आया, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन्स को रिपेल करेगा। अब प्रोटॉन्स तो फिक्स हैं, वो अपनी जगह से मूव करेंगे नहीं, न्यूक्लियस के अंदर हैं, एटम के अंदर हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर हैं वो भी मूव नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर है इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब देखो जो ऑलरेडी यहाँ पे सरफेस पे हैं उनको ये बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि सरफेस से बाहर निकालने के लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए, है ना। लेकिन विद इन द कंडक्टर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करवा सकता है। तो होगा क्या कि जो ये राइट वाला हिस्सा है कंडक्टर का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करते करते लेफ्ट वाले पार्ट में ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो लेफ्ट वाले पार्ट में जितने प्रोटॉन और जितने इलेक्ट्रॉन थे वो तो हैं ही सही, और राइट वाले भी लेफ्ट में आ गए, तो लेफ्ट वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेफ्ट वाला पार्ट कंडक्टर का, उसके पास नेट नेगेटिव चार्ज आ जाए।
तो राइट वाले के पास नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वहां के इलेक्ट्रॉन चले गए। तो राइट वाले पार्ट में कंडक्टर में नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान दो, ओवरऑल कंडक्टर अभी भी न्यूट्रल ही बना रहा है। ओवरऑल net charge on conductor is still 0. लेकिन the side of conductor facing positive charge will acquire a net negative charge, and the right side of the conductor will acquire net positive charge. जो राइट साइड है कंडक्टर का वो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर ले। अब क्या होगा बेटे इसकी वजह से? The right part, ओवरऑल कंडक्टर इज स्टिल न्यूट्रल। ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ, this separation of charges in presence of an external positive charge, an external positive और negative charge भी हो सकता था, external negative charge is called as induction. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट पढ़ते होंगे, है ना? वो बेसिकली नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वही होता है। क्या होता है, जैसे मान लो फिनॉल है तो OH लगा हुआ है बेंजीन रिंग, तो वो क्या करेगा, बगल वाले कार्बन्स को भी थोड़ा डेल्टा नेगेटिव कर देगा, थोड़े इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच, ऐसा कुछ होता है, पता नहीं मेरे को, लेकिन ऐसा, ठीक है, मैं भूल गया, है ना? तो ओरिजिनली डेल्टा, ओरिजिनली पॉजिटिव चार्ज तो इधर है, लेकिन इसने क्या किया, दोनों चार्ज पॉजिटिव रख देंगे तो क्या होगा बच्चों, तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग तरह का हो जाएगा, है ना? जैसे मान लो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया, राइट में भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और एग्जैक्टली बराबर बराबर सिमेट्रिकली रख दिया, तो फिर ऑब्वियसली इंडक्शन नहीं होगा, है ना? या थोड़ा बहुत इंडक्शन होगा, वो एग्जैक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो तो प्रॉपर ज्योमेट्री और चार्जेस की डिस्टेंसेस वगैरह पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ चार्जेस का मूवमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ध्यान दो, इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने लग जाएंगे।
they will start exerting net force on each other. कंडक्टर पे लेफ्ट में फोर्स लगने लग जाएगा और ये पॉइंट चार्ज है, इस पे राइट में फोर्स लगने लग जाएगा। हम लिख सकते हैं क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ these positive point charge and the neutral conductor will start exerting attractive force on each other. ऐसा क्यों सर? अट्रैक्टिव फोर्स कैसे? कंडक्टर का तो चार्ज 0 है। देखो बच्चों, हो क्या रहा है, कंडक्टर पे नेट चार्ज अभी भी 0 है, लेकिन नेगेटिव चार्ज को क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। देखो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा। लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास में है तो नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स कम होगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटे, नेट फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला चार्ज रिपेल करेगा। लेकिन रिपल्शन कम होगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस कम है। तो इस वजह से क्या होगा, नेट फोर्स जो आएगा वो अट्रैक्टिव नेचर का। और एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे कंडक्टर को अट्रैक्ट कर रहा है तो कंडक्टर भी इसको अट्रैक्ट करे। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? तो तुमसे जैसे पूछा जाए ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन में, क्या न्यूट्रल न्यूट्रल बॉडी को कोई चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है। एक बात ध्यान दो कि हम ये बात समझ लिख सकते हैं, नोट दैट इंडक्शन ऑलवेज लीड्स टू अट्रैक्शन, इट नेवर लीड्स टू रिपल्शन। इंडक्शन की वजह से जो नेट फोर्स जनरेट होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा, वो रिपल्सिव नेचर का कभी नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक ये कोई न्यूट्रल कंडक्टर था, और इसके सामने मैंने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अब ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस न्यूट्रल कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो ये जो लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रिपेल होते होते राइट में पहुंच जाएंगे, तो राइट साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इधर चार्ज कैसा आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज।
अब देखो फिर से क्या होगा, नेट फोर्स किस तरह का लगेगा बच्चों? नेट फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा कि रिपल्सिव नेचर का लगेगा? नेट फोर्स जो होगा वो फिर से अट्रैक्टिव टाइप का ही आएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन हम तो पढ़ रहे थे चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर अभी भी चार्ज तो हुआ नहीं ना, पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, तो चार्जिंग कहाँ हुई भाई इसकी? तो चार्जिंग करने के लिए क्या है, हमें कुछ स्टेप्स और करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे? देखो, हम क्या करें, स्टेप वन में क्या करें? स्टेप वन में हम करेंगे कि ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल नियर an uncharged कंडक्टर। एक अनचार्ज कंडक्टर के पास में एक चार्ज पार्टिकल को ले आओ। तो ले आए साहब, ये न्यूट्रल कंडक्टर था, इसके सामने नेगेटिव चार्ज को ले आए तो इस तरह का इंडक्शन हो गया। अभी भी ये न्यूट्रल ही है। स्टेप टू में क्या करो, कीपिंग द चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड नियर द कंडक्टर, कनेक्ट द कंडक्टर टू अर्थ। कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दो बच्चों? अर्थ से कनेक्ट। कीपिंग द चार्ज पार्टिकल फिक्स नियर द कंडक्टर, कनेक्ट द कंडक्टर टू द अर्थ से कनेक्ट कर दिया, मतलब क्या कर दिया भाई, एक तार लिया, कंडक्टिंग तार लिया, उस कंडक्टिंग तार को हमने अर्थ से कनेक्ट, अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होगा? देखो, अर्थ भी एक बहुत बड़ा कंडक्टर होता है। अर्थ इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज कंडक्टर। ठीक है। अब ध्यान दो कि ये जो नेगेटिव चार्ज था ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा था, और रिपेल करते करते इलेक्ट्रॉन्स को ये आउटर सरफेस तक ले गया। आउटर सरफेस के बाहर क्यों नहीं भेज पा रहा है? ये कर तो रहा है कोशिश इनको बाहर भेजने की, लेकिन बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कंडक्टर से एयर में इलेक्ट्रॉन्स को ले आना इज वेरी डिफिकल्ट, उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई इसका काम आसान कर देते हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर, इसको बोलते हैं अर्थिंग। ये जो चीज मैंने की है, ये जो डायग्राम बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? अर्थिंग। ये अर्थिंग होने की वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा था वो रिपेल करते करते इस वायर के थ्रू अर्थ में भेज देगा उन इलेक्ट्रॉन्स। रिपेल करते करते वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को किधर भेज देगा बच्चों? अर्थ में भेज देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से बाहर ही निकल जाएंगे तो इस कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्थिति कुछ ऐसी डेवलप हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज है और अब इस कंडक्टर के पास नेट कैसा चार्ज आ गया है? नाउ इट इज लेफ्ट विद a नेट पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करें? स्टेप फोर में क्या करें? हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया? नहीं भाई, अभी खत्म नहीं हुई है स्टेप्स। अब ध्यान दो, अब
अब देखो तुम्हारे पास दो काम है, क्या? एक तो इस तार को काटना है और एक इस नेगेटिव चार्ज को हटाना है। पहले क्या करोगे तुम? पहले तार काटोगे कि पहले नेगेटिव चार्ज को हटाओगे? अच्छा, दूसरे तरह से पूछता हूँ, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज को हटा दिया तो क्या होगा? कई लोग बता रहे हैं कि सर पहले तार को काटेंगे, वो बिल्कुल सही जवाब। दैट इज परफेक्ट, वेरी गुड। बट नाउ द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, कि अगर मैंने तार को कनेक्टेड रखा और नेगेटिव पॉइंट चार्ज को हटा दिया तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे कंडक्टर में। बिल्कुल सही बात है। ये जो कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच लेगा। देखो अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी ये पॉजिटिव चार्ज जो कंडक्टर का है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज उनको वापस अर्थ पे पुश कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम बना है, वो इलेक्ट्रॉन वापस आ नहीं पा रहे हैं। तो पहले हम क्या करें, उन इलेक्ट्रॉन का वापस आने का रास्ता बंद करें। ठीक है, तार काट दो, रास्ता बंद हो गया। क्या है स्टेप 4 में, क्या करेंगे? कट द वायर विदाउट चेंजिंग। ये कौन सी स्टेप है? ये स्टेप 3 है। कट द वायर विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज। तार काट, इसको यहीं पे रखो और भैया तार को तो तार कट गया। और ये ओपन वायर, अब ये इलेक्ट्रॉन के वापस आने का रास्ता खत्म हो गया। अब क्या है, अब ठीक है, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। अब चाहो इस नेगेटिव चार्ज को आप ले जाओ, ये फ्री है भैया, जिसका भी था नेगेटिव चार्ज जहां से मांग के लाए थे उसको लौटा दो। हमारे पास हमारा पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर तैयार हो गया। ठीक है, यू विल बी लेफ्ट विद द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। अगर इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज की जगह में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लाता तो कंडक्टर के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता। ये बात समझ में आती है बच्चों? तो इस तरह से बाई कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्शन एंड कंडक्शन हम क्या कर सकते हैं, एक कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज की यूनिट्स, चार्ज का नेचर और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कूलम्स लॉ की। अगले पेज पे चलूं मैं, इसको हटा दूं इस पेज को? 1 मिनट से। Okay. नहीं, पॉजिटिव चार्ज लाने पे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं आएगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। इक्विवेलेंटली तुम बोल सकते हो, मैथमेटिकली एक ही बात है, लेकिन फिजिकली अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से इसके पास आता है। इंस्टेड ऑफ अर्थ कैन बी यूज एनी अदर कंडक्टर। देखो, बाकी किसी कंडक्टर से बेटर होता है अर्थ को यूज करना, इसलिए बिकॉज अर्थ इज अ वेरी लार्ज कंडक्टर, है ना? एंड अर्थ इतना लार्ज कंडक्टर है कि उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो ही बना रहता है। नो मैटर उससे भी कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप ले लें या कितने भी इलेक्ट्रॉन उसको दे दें,
उसका पोटेंशियल हमेशा 0 बना रहता है। Because it is a source of very large number of free electron, it is better to use third. Why cannot electron move from ground to conductor in step 2? हाँ, break. We will have a break ना. अभी जस्ट ये वाला टॉपिक खत्म कर लें. लोगों के डाउट्स क्या बोल रहे हैं? Keeping the charge particle. देखो एक मिनट, एक बच्चा कुछ पूछ रहा था, वो बोल रहा था कि सर स्टेप टू में ग्राउंड से कंडक्टर पे क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, ऐसा ही डाउट था ना. Why cannot electron move from ground to conductor in step 2? स्टेप 2 में ग्राउंड से इस पे क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन आ रहा है? अच्छा भाई देखो, बात क्या है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उन पे नेट फोर्स किधर लग रहा है. अब देखो तुम ऐसे सोचो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, ठीक है, और ये कंडक्टर तो न्यूट्रल है, तो इसका फोर्स तो उसके कंपैरिजन में कम ही है, राइट. तो इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर आर एक्सपीरियंसिंग अ रिपल्सिव फोर्स, ठीक है. वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला अभी फोर्स कौन सा है? ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला तो कोई फोर्स है ही नहीं ना. कौन सा फोर्स है जो कि ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है स्टेप 2 में, जिससे कि वो कंडक्टर पे आ जाए? अभी तो कोई नहीं है, इसलिए अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? बात समझ में आई तुम्हें? जो पूछ रहा था साहब, ग्राउंड से क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं स्टेप 2 में. प्रीवियस पेज का नोट वाला पार्ट लिखना बाकी था. प्रीवियस पेज मतलब ये वाला. ओके, लिख लो. ओके बेटा, ये नोट कर लिया फिर सबने. अगले पार्ट पे चलें. ब्रेक ले लें थोड़ा. ऐसा करते पढ़ ही लेते, फ्लो में पढ़ लेते हैं, ठीक है. आज ऑप्टिक्स का होमवर्क भी डिस्कस करना था ना? हाँ करना तो था यार. क्या डिस्कस करना था बच्चों? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 डिस्कस करना था क्या? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 करना था. ओके. हाँ तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 एंड एक्सरसाइज. ठीक है, ठीक है. ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डिस्कस कर लें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का वो निकालता हूँ.
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स exercise 2 part 1 and exercise 1 part। सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 से पूछ लो भाई पहले क्या डाउट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 2 डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है, क्वेश्चन नंबर 1 भी डाउट है। देखो पहले ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। अब देखो ग्राफ नंबर 1 देखते हैं, ग्राफ नंबर 1 कैसा बनाया है इन्होंने। ये एक लाइन है, ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट कैसा है, दूसरा पार्ट है कि ये यहाँ से कम होते होते आता है और ऐसा। देखो अब ऐसा ग्राफ किस केस में बनता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 हो तो इमेज डिस्टेंस 0 हो जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़े तो इमेज डिस्टेंस बढ़ता चला जाए और इन्फिनिटी हो जाए, है ना। ऐसा किस में होता है, ऐसा दो टाइप में तो होता ही होता है। अ, जैसे कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करो, कन्वर्जिंग लेंस, राइट। तो कन्वर्जिंग लेंस में जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहीं पे बन रही है, मतलब यहीं पे बन रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाता जाएगा इमेज इधर भागती जाएगी, ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचेगा तो इमेज इधर इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। और कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर में भी ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ है इमेज यहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे फोकस पे पहुंचेगा इमेज यहाँ से इन्फिनिटी पे भाग जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ आया इमेज इन्फिनिटी से पास आने लग जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जाएगा इमेज एफ पे आकर के रुक जाएगी।
इसमें भी ऐसा ही होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जाएगा इमेज इन्फिनिटी से एफ पे आकर के रुक जाएगी। तो ऐसा ग्राफ कन्वर्जिंग लेंस में होता है और कॉनकेव मिरर में भी होता है। ठीक है, देखो ध्यान दो, ये सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखना है, सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है। तो जो कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर दोनों में वन मैच कर जाएगा। कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर दोनों में क्या मैच कर जाएगा? वन। ठीक है, ए बी वन और बी भी वन। ए बी पी, ए बी मैच कर जाएगा पी से और बी भी मैच कर जाएगा पी से। फिर उसके बाद देखो ग्राफ नंबर 2 को देखो कैसा। ग्राफ नंबर 2 ऐसा बना रखा। और देखो ऐसा किस केस में होगा? डाइवर्जिंग लेंस। ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहीं पर इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाओ तो इमेज भी दूर जाती जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से जाएगा। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे भी पहुंच जाएगा तो इमेज एफ तक ही पहुंचेगी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे भी है ना, तो इमेज कहाँ पर बनती है इसमें? एफ पे ही तो बनती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन इमेज डिस्टेंस किसको अप्रोच करेगा? एफ को। और ऐसा ही होगा डाइवर्जिंग मिरर में भी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ तक पहुंचेगी? इमेज सिर्फ एफ तक ही। ऑब्जेक्ट पोल से इन्फिनिटी चला जाएगा, इमेज पोल से एफ तक। तो ऐसा ग्राफ, ये वाला ग्राफ किस किस का बनेगा? डाइवर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो सी और डी दोनों में वो किससे मैच कर जाएगा? 2 से। सी भी मैच करेगा क्यू से, डी भी मैच करेगा, और 3 और 4 में कोई मैच नहीं करेगा, क्योंकि 3 तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो होता ही नहीं ग्राफ। और 4 भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि give certain situations regarding a point object and its image found by an optical instrument. The possible optical instruments are diverging and converging mirrors or lenses as given in column 2. Same side of principal axis means both an image should either be above or below. Same side of optical instruments means both the image of left or right of the instrument. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखते तो बड़ा आसान है। ए क्या है? If point object and its image are on the same side of the principal axis and opposite sides of the optical instrument, है ना? Point object and image are on same side of principal axis. Point object and image on same side of principal axis. इसका मतलब क्या है? इरेक्ट इमेज कहेंगे,
इसका मतलब इरेक्ट इमेज। इसका मतलब क्या होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज है, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज। ठीक है। अब लेंस में क्या होता है साहब, अगर लेंस है तो कुछ ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है तो इधर उसकी इमेज बन रही होगी। ठीक है। और मिरर में क्या होता है, मिरर में ये ऑब्जेक्ट है तो इधर इसकी इमेज, ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल, राइट। एंड अपोजिट साइड ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे अपोजिट साइड में होकर के इरेक्ट इमेज तो मिरर में ही बन सकती है, लेंस में तो नहीं बन सकती साहब। तो इट इज डेफिनेटली अ मिरर, इट इज डेफिनेटली अ मिरर। नाउ व्हाट टाइप ऑफ मिरर, इज इट पॉसिबल फॉर बोथ कॉनकेव और मिरर या कॉन्वेक्स मिरर? हाँ, दोनों में ही पॉसिबल है, क्या दिक्कत, दोनों में पॉसिबल है। तो ए में क्या मैच कर जाएगा, ए में पी और क्यू दोनों आ जाए। ठीक है। फिर बी ऑप्शन पे आओ, इफ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, एंड सेम साइड ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सेम साइड पे, तो ये लेंस होगा। नहीं नहीं, सॉरी, अपोजिट, अपोजिट साइड में, तो ये भी मिरर होगा। फिर से बी में भी क्या मैच करेगा, पी और, ठीक है। सी में क्या है, आर ऑन सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेम साइड ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये तो लेंस ही हो सकता है, तो इसमें आर एस मैच करेगा, उसी तरह से डी में भी आर एस मैच। ठीक है। ये बात समझ में आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, column 1 shows velocity of point object O along principal axis in case of a convex or concave mirror and mirrors with respect to ground. Here speed of mirror and object O is V and F is the focus of the mirror. Match the column 1 and column 2 for given instant. Speed of image with respect to mirror is same as speed of object with respect to mirror. हाँ, तो A में P मैच कर जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन B में P मैच नहीं करेगा। B में क्या मैच करेगा, देखो इस केस में तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, तो इमेज की स्पीड ज्यादा होगी, इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो A में मैच कर जाएगा P, A में मैच कर जाएगा P, B में मैच करेगा Q। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन। और C की अगर बात करोगे तो C क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में तो रियल ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज ही बनती है, तो लेस वाला मैच करेगा, तो सी में मैच करेगा आर, और डी क्या है, डी है ऐसा, तो डी में भी मैच करेगा आर, है ना, क्योंकि इसमें भी छोटी इमेज मैच बनेगी, तो डी में भी मैच करेगा आर। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर डिक्रीजेस, इमेज और मिरर के बीच की दूरी कम होगी क्या? हाँ, वो ए में भी कम होगी, बिल्कुल सही बात है, ए में एस भी आ जाएगा। बी में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जा रहा है, इमेज तो और इंफिनिटी की तरफ जाएगा।
तो इनके बीच की डिस्टेंस कहाँ कम होगी, इनके बीच की तो डिस्टेंस और बढ़ेगी, तो बी में तो एस मैच नहीं होगा। ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जाएगा तो इमेज भी और पोल की तरफ आएगी, तो इसमें भी डिस्टेंस निश्चित रूप से कम होगी, तो सी में भी एस मैच कर जाएगा। और डी में क्या है बेटे, ऑब्जेक्ट टू एफ की तरफ जा रहा है, इमेज एफ और टू एफ के बीच में है। इसमें डिस्टेंस बढ़ेगी, इसमें डिक्रीज नहीं होगी, इसमें तो डिस्टेंस बढ़ेगी, इसमें डिक्रीज नहीं। ये ऐसा है। ये बात समझ में आई भाई सबको? 1 2 3 समझ में आया, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 हो गया। कोई डाउट? डी, डी वाले में देखो, डी वाले में क्या है, डी वाले में कॉनकेव मिरर है ना, इमेज कहाँ बनेगी, टू एफ और एफ के बीच में बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू एफ से आगे है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज यहाँ पर बनेगी। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर जाएगी, तो इमेज की मिरर से डिस्टेंस बढ़ेगी ना, नहीं? तो इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी इस केस में, तो कम कहाँ हो, ठीक है। और बोलो भी, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पे आ जाए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का I6 बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का I6 में भी डाउट है किसी को, वो भी बता देते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप इज आर्बिट्ररी, आईपीस से कम होगा, आईपीस से कम होता है ना बेटे ऑब्जेक्टिव का, जो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का आईपीस से फोकल लेंथ कम रखते हैं, है ना। क्योंकि क्या है देखो, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी कम होगी ना, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी कम होगी, तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा ही दूर अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, एफ के जस्ट बियॉन्ड रखते हैं अपन, तो ये जितना ज्यादा एफ कम होगा, ऑब्जेक्ट को उतना ही पास में रखने से काम चल जाएगा, और क्या होगा, इसकी इमेज उतनी ज्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो उतना ही ज्यादा अचीव हो पाएगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या रखा जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम ही रखी जाती है आईपीस। तो देखना जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को आईपीस से कम रखा गया। टेलीस्कोप में उल्टा होता है, टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को ज्यादा रखते हैं, कहीं ज्यादा होती है। अच्छा बच्चों, लेट अस हैव अ क्विक 5 minutes ब्रेक, है ना, वी विल मीट आफ्टर 5 minutes, उसके बाद इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। जस्ट वी हैव अ क्विक 5 6 minutes ब्रेक, राइट। डोंट लीव द मीटिंग, स्टे कनेक्टेड। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, राइट।
इससे जो डाउट्स अपने सामने हैं वो क्या क्या हैं? 3, 10, 12, 40। 3, 10, 12, 1। ओके, देखो एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं? An object is placed 30 centimeter from the reflecting surface in front of a block of glass 10 centimeter thick, having its farther side silvered. The final image is found at 23.2 centimeter behind the silvered face. Refractive index of glass is, है ना? देखो इनके कहने का मतलब है कि एक 10 सेंटीमीटर मोटी ग्लास की प्लेट है, ठीक है, और उसकी फार्दर साइड, मतलब ये वाली साइड को फार्दर साइड है, तो ये सिल्वर्ड है, और ये जो सिल्वर्ड साइड है, इस सिल्वर्ड साइड से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और इस ब्लॉक की थिकनेस जो है वो क्या है? वो है 10 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज जो है वो 23.2 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड सरफेस बन, सिल्वर्ड सरफेस से 23.2 सेंटीमीटर बिहाइंड बन रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। अब देखो क्या है, वो फाइनल इमेज बना देंगे। मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n है, तो पहले इमेज ये वाली सरफेस बनाएगी, तो ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला लगा दें, d डैश इक्वल टू d डिवाइडेड बाई n इंसिडेंस बाई n रिफ्रैक्शन। तो 20n पे इमेज बने, I1 बनेगी कहाँ पर? 20n पर, ठीक है। अब 20n में 10 ऐड कर दो, तो 20n में 10 ऐड कर देंगे तो मिरर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 20n प्लस 10। I1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो मिरर 20n प्लस 10 इतना डिस्टेंस पीछे I1 की इमेज बना देगा। 20n प्लस 10 इतना डिस्टेंस पीछे इमेज बना देगा, ये इमेज I2 होगी। अब I2 इस सरफेस के लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो 20n प्लस 10 कितना हो गया? 20। तो फिर से हम लगाएं 20n प्लस 20 डिवाइडेड बाई, अब रेज जा रही हैं n से 1 में, तो n बाई 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 बाई n। यहाँ से इतना डिस्टेंस पीछे, 20 प्लस 20 बाई n डिस्टेंस पीछे फाइनल इमेज बनेगी। इस इमेज के बारे में हमें दिया हुआ है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 23 सेंटीमीटर, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से डिस्टेंस निकालनी है, तो ये जो डिस्टेंस आई है इसमें से 10 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 20 प्लस 20 बाई n माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 बाई n। ये जो 10 प्लस 20 बाई n है, ये 23.2 के बराबर आ जाएगा, यानी 20 बाई n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13.2। तो n को लिख देंगे 20 डिवाइडेड बाई 13.2, यानी 200 डिवाइडेड बाई 130। तो ये कितना आ जाएगा बेटे? इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है शायद, 200 बाई 132, सी ऑप्शन आंसर इसका। -10 क्यों किया? क्योंकि जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ ना, d डैश इक्वल टू d बाई n रिलेटिव, तो डिस्टेंस मुझे क्या कहाँ से पता लगानी होती है? अच्छा, ये -10, ये वाला -10 क्यों किया? क्योंकि जो 23.2 है ना, वो क्वेश्चन में देखो 23.2 फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आई है 20 प्लस 20 बाई n, ये कहाँ से आई है? ये आई है यहाँ से, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से।
तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इतनी है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से निकालने के लिए 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। ये क्वेश्चन वापस समझना चाहते हैं कुछ बच्चे, देखो वापस समझा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। मैं एक बार इसको दोबारा समझा देता हूँ, कितने लोग दोबारा सुनना चाहते हैं इसको। ओके ओके ओके, काफी लोग सुनना चाहते हैं दोबारा, तो सुन लो। देखो क्या देखो, ये हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दिया, ठीक है, यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन, कहाँ से, एयर से, इस एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम। तो रिफ्रैक्शन में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं डी डैश इक्वल टू डी बाई एन आई बाई एन आर, तो एन आई और एन आर जो होते हैं वो इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन वाले होते हैं, और डी कहाँ से नापते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की 20 सेंटीमीटर है, वो तो डायरेक्टली 30 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 20 आ गया। अब इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं, तो वो बनेगी, डी को लिख दिया 20, एन इंसिडेंस को लिख दिया 1, एन रिफ्लेक्शन को लिख दिया n, तो 20 n पे इमेज बनी। तो पहली इमेज जो रिफ्रैक्शन से बनी वो 20 n पर बना दिया, ये डिस्टेंस 20 n आ गई। अब ये जो I1 इमेज बनी है, I1 will act as object for mirror। I1 will act as object for mirror। तो मिरर से I1 की डिस्टेंस कितनी हो गई, 20n प्लस 10। तो मिरर क्या करेगा, 20n प्लस 10 इतनी डिस्टेंस पर इमेज बना देगा, वो I2। मिरर विल फॉर्म इमेज एट हाइट। उसमें क्या कंसेप्ट यूज किया हमने, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि I1 है फ्रॉम मिरर, वो कितना हो गया, 20n प्लस 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो मिरर से 20n प्लस 10 पर इमेज बना। अब क्या होगा, I2 will act as object for refraction from n to, है ना, देखो रेस ऑब्जेक्ट से यहाँ गई, रेस का रफ पाथ कैसा है, ऐसे, फिर उसके बाद बेंड हुई थोड़ी नॉर्मल की तरफ, तो इधर चली गई, उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ तो ऐसे चली गई, और फिर वापस रिफ्रैक्शन हुआ तो, ठीक है। तो 3 बार इमेज बनानी पड़ेगी, पहली ये बना दी, दूसरी ये बन गई, अब तीसरी, तीसरी कौन सी, इस वाले के करस्पॉन्ड। रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एन से एयर में रे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, डी डैश इक्वल टू डी बाई एन आई बाई एन आर। डी क्या होता है, जो सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन है वहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये जो है I2, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये I2 जो है ये ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस इस प्लेन सरफेस से निकालनी पड़ेगी, तो ये 10 और ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो हो जाएगी 20n प्लस 20 डिवाइडेड बाई, हाउ डू वी नो दैट इमेज 1 विल बी फाउंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। देखो वैसे तो
जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, जो n जो होगा वो ग्रेटर देन 1 ही होगा ना, n इज ग्रेटर देन 1। तो 20 को तुम 1 से बड़ी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 20 से ज्यादा ही आएगा, ये 20 से ज्यादा है। तो क्या होगा, 20n+20 डिवाइडेड बाई ni/nr। तो ni/nr का मतलब क्या हो गया, n डिवाइडेड बाई 1। तो ये हो जाएगा 20n+20 डिवाइडेड बाई n, यानी कि 20+20 बाई। अब इमेज कहाँ पर बन गई, 20+20 बाई n पर फाइनल इमेज बन गई। वो डिस्टेंस यहीं से आई है, ये जो डिस्टेंस आई है डी डैश, वो भी यहीं से आई। तो आई है 20+20 बाई n, ये आई। और हमसे बोल रहे हैं कि ये मिरर से 23.2 सेंटीमीटर पीछे है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। तो ये 20+20 बाई n तो यहाँ से है, इस पूरी डिस्टेंस में जब मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 23.2 आ जाना चाहिए इसका मतलब। तो फिर मैंने क्या किया, 20+20 बाई n में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 23.2 आ जाना चाहिए। तो 20 बाई n+10 इज 23.2। तो 20 बाई n की क्या वैल्यू आ जाएगी, 13.2। तो n आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 13.2, यानी 200/130। n की ऐसी वैल्यू। क्लियर है बच्चों ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो। फिर उसके बाद डाउट था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। अच्छा देखो, इसमें ऐसा हमें दिया गया है कि एक प्रिज्म इस तरह से बनाया, ठीक है। अब देखो, ये जो है इतना पोर्शन, ये अपने आप में एक पैरेलल ग्लास स्लैब के जैसा ही है ना। क्या ये पैरेलल ग्लास स्लैब के जैसा, ये भी अपने आप में क्या है, एक पैरेलल ग्लास स्लैब के जैसा है। भाई यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, यहाँ फिर एयर, यहाँ ग्लास है, यहाँ पर फिर एयर, ऐसा। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई डिस्पर्शन होगा ही नहीं। व्हाइट लाइट अगर भेजोगे भी आप, तो देर विल नॉट बी एनी डिस्पर्शन। द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम प्रिज्म गिव्स नो डिस्पर्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम प्रिज्म गिव्स स्पेक्ट्रम, बट द बेंडिंग ऑफ ऑल द कलर्स इज ऑलवेज away from base. The light emerging from prism gives a spectrum. All the colors bend towards the base. The violet most red. The light emerging gives a spectrum. All the colors bend towards the base. Violet least. ये सब गलत है, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बात समझ में आती है। होगा क्या, मतलब ये व्हाइट लाइट अगर यहाँ से आई है ऐसे, तो सारी की सारी रेस इसके पैरेलल ही इमर्ज होंगी। ठीक है, और फिर यहाँ से भी क्या होगा, सबकी सब पैरेलली, कोई डिस्पर्शन।
ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद कौन सा था, 10 था, 5th भी था, 5th में भी डाउट था। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो इसमें क्या है, कॉनकेव मिरर है और प्लेन मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर पे रेज जो है वो पैरेलल आ रही हैं, लेकिन प्लेन मिरर पे पैरेलल आ रही हैं, और वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर से थीटा एंगल बना रही है ऐसी। देखो क्या होगा, प्लेन मिरर जब रेस को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो तो थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो इस कॉनकेव मिरर पे क्या होगा बेटे, इस पे ऐसा हो जाएगा एज इफ थीटा एंगल ऊपर से रेज आ रही, इस तरह की रेज आ रही, ठीक है। तो ये क्या करता है, एफ थीटा फोकल प्लेन में एफ थीटा डिस्टेंस नीचे इन रेस को कन्वर्ज कर देता है। कितनी डिस्टेंस नीचे कन्वर्ज कर देता है, एफ थीटा डिस्टेंस नीचे इसको कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। और हमें मिरर और इसके बीच की दूरी जो है वो कितनी दी हुई थी भाई, हमें दी हुई थी इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई थी, और ये डिस्टेंस एफ है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी बेटे, डी माइनस एफ। और अब ये वाला जो पॉइंट है, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो मिरर इसकी डिस्टेंस इमेज बना देगा, डी माइनस एफ डिस्टेंस इस तरफ बना देगा, हाँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिजिन उन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है, देखो इस लाइन को एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको वाई एक्सिस। तो इमेज यहाँ बनी है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो डी माइनस एफ ही आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट माइनस एफ। ये बात क्लियर है बेटे। और इसके बाद अगला क्या डाउट है, क्वेश्चन नंबर 10, 10, 12, 14। वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन को डायग्राम को ध्यान से देखो, हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया, वो डायग्राम में ही दिया। For a prism kept in air, apex angle 45 degree, it is found that angle of emergence is 45 degree for grazing incidence. Calculate the refractive index of the prism, है ना। ठीक, 8 to 9 बताते हैं। अपेक्स एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ इमरजेंस 45 डिग्री होता है फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो देखो ये हमारा प्रिज्म हो गया, जिसका अपेक्स एंगल कितना है, 45 डिग्री इसका अपेक्स एंगल। ग्रेजिंग इंसिडेंस पे लाइट को हमने डाला, तो लाइट इस तरह से, और अब ये यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो,
और कितने एंगल पे निकलता है? ये 45 ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये इस एंगल को हम आर मान लेते हैं, तो इधर वाला एंगल 45 माइनस आर हो जाएगा। अब देखो स्नेल्स लॉ लगाओ, तो 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू एन इंटू साइन आर, यानी कि साइन आर की क्या वैल्यू आ गई? 1/n। फिर प्रिज्म के अंदर ये सेकंड वाले रिफ्रैक्शन के लिए लगाएं, तो n इंटू साइन ऑफ 45 माइनस आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? n इंटू साइन 45 कॉस आर माइनस cos 45 sin r, दिस इज इक्वल टू sin 45 डिग्री। अब sin 45 की वैल्यू 1/√2 पुट कर दो, तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2, ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब cos r को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर r ऐसा लिख सकते हैं, और sin r 1/n है, तो 1 माइनस 1/n स्क्वायर माइनस साइन r को 1/n, दिस एंटर थिंग इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा? n इंटू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1/n इक्वल टू 1। तो n से ये n कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ जाएगा 2 के, स्क्वायर कर दो तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ जाएगा 4 के, तो n स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5 के, तो n बराबर आ जाएगा किसके? रूट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आंसर रूट, आंसर √5 होगा बेटे, √3 नहीं होगा। आंसर विल बी √5। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना, मेरे ख्याल से तो डी ही आंसर दिया है, गलत दिया होगा। हाँ, अगर बी दिया है तो गलत है। करेक्ट आंसर मस्ट बी डी, √5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th में भी डाउट है क्या? 8th में डाउट है क्या बच्चों? अ, देखो, TIR हो तो सकता ही है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में साफ ही दे दिया गया है कि रे इमर्ज हो जाती है, तो इमर्ज हो जाती है तो फिर TIR की बात ही नहीं। आर तो क्रिटिकल एंगल होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आर क्रिटिकल एंगल ही होगा। देखो साइन आर की वैल्यू 1/n आ रही है। हाँ, देखो ये लॉजिक भी अच्छा है। नहीं, 45 माइनस आर जरूरी नहीं ना क्रिटिकल एंगल से कम। ये हमारा लॉजिक। रे इमर्ज विदाउट रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं बोला है। अच्छा, तुम कहना चाह रहे हो एक बार तो रिफ्लेक्शन हो जाए और फिर बाहर निकले। अरे यार, ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम? उस केस में तो अपन आंसर पता ही नहीं लगा पाएंगे ना, क्योंकि बाकी एंगल्स हमें दिए हुए नहीं है बेटे। देखो क्या है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसे चली जाए और फिर यहाँ से इमर्ज हो, राइट? देखो, उसके लिए क्या है, आपको फिर इस वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी। ये वाला एंगल हमें दिया ही नहीं गया है, तो इस केस को तो हम वैसे ही हैंडल नहीं कर सकते।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए क्या है, ये सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में तो हमें जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, इनकम्प्लीट नहीं है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। ग्रेजिंग इंसिडेंस दिया हुआ है ना, ग्रेजिंग इंसिडेंस दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है। अ, अगर वो कहते हैं कि इमर्ज हो जाती है तो हमें यही मानते हैं कि वो सामने वाली सरफेस से ही इमर्ज होती है, अनटिल अनलेस डेटा इस तरह का हो कि हम बिल्कुल श्योरली कह पाए कि नहीं, इमर्ज नहीं हो पाए। ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इमर्ज हो रही है तो हम जनरली यही मानते हैं। यही आइसोसेलेस प्रिज्म होता तो कैसे? हाँ, तब तो आप कर सकते थे ना भाई। उस केस में क्या होता, आपके पास जैसे ये वाला केस को अगर हैंडल करना है तो इसे 45 माइनस आर पता कर लो, तो ये एंगल 45 प्लस आर हो जाएगा। वो नहीं पता लगेगा ना यार, टी आई आर होगा या नहीं। वो तो जब आपके पास एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तभी पता चलेगा। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखो तुम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √5 आ गया है। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल कितना है, साइन इनवर्स 1/√5। क्रिटिकल एंगल कितना है, साइन इनवर्स 1/√5। मतलब साइन सी की वैल्यू 1/√5। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब R2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 45 माइनस आर। ठीक है। तो यानी साइन R2 कितना आ रहा है, साइन ऑफ 45 माइनस। ठीक है। तो उसको कैसे लिखोगे, साइन 45 कॉस आर माइनस कॉस 45 साइन आर। तो साइन 45 को 1/√2 लिख देते हैं। कॉस आर हो जाएगा √ऑफ 1 - 1/n², तो 1 - 1/5। और साइन आर की वैल्यू फिर से हो जाएगी, साइन आर की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 1/n। तो यानी 1/√5। 5 - 1 करेंगे तो 4, 4/5। 4 का रूट है 2, तो 2/√10 -1/10। तो ये 1/√10 आ रहा है। ठीक है, साइन आर। तो जाहिर सी बात है कि साइन R2 जो है वो साइन सी से छोटा आ रहा है। ये अपन का बाद में कंफर्मेशन हुआ। वंस वी ऑब्टेन दिस आंसर देन हमारा ये कंफर्मेशन हुआ कि ये इससे छोटा आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाने तो आप पता ही नहीं लगा सकते ना यार कि TIR होगा या नहीं। वो तो बात कर ही नहीं सकते जब तक n की वैल्यू नहीं आती तब। ठीक है। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है कुछ लोगों को। 8 में क्या बोल रहा है भाई, 8 में बोल रहा है दो कॉनकेव मिरर हैं, एक की प्रिंसिपल एक्सिस है AB, दूसरे की है CD। ऑब्जेक्ट AB पे रखा हुआ है। लेफ्ट वाले की प्रिंसिपल एक्सिस है AB, राइट वाले की प्रिंसिपल एक्सिस है CD।
और ऑब्जेक्ट ए बी पे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे रखा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। अब क्या होगा भाई, इन कॉनकेव मिरर्स के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन क्या देगा, दोनों की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और मिरर्स के बीच की डिस्टेंस 20 है। कंसिडरिंग टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑन M1 देन ऑन M2। पहला M1 पे कंसिडर करें, ये M1 दिया हुआ है, ये M2 पे दिया हुआ है। तो फॉर M1 इक्वेशन लगा देते हैं, 1/v प्लस 1/u इज 1/f, यानी कि क्या आ जाएगा, 1/v प्लस u को कितना लिखते हैं, -15 इज इक्वल टू 1/f, हो जाएगा -10। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/15 माइनस 1/10। तो 30 एलसीएम आया 2 - 3, v की क्या वैल्यू आ जाती है, -30। मिरर 1 -30 पे इमेज बनाएगा। -30 मतलब यहाँ और पीछे, ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा 20 है और ये 30 आ रहा, तो ये I1, राइट। अब ये I1 मिरर 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और देखो मिरर 2 की प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है, तो ऑब्जेक्ट ऐसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाए। तो फॉर M2 अब हम इक्वेशन लगा रहे हैं, M2 पे रेज ऐसे जा करके गिरेंगी यूं, तो उसके लिए राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव। 1/v प्लस 1/u, u को लिखेंगे 10 इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू आ जाएगी -10। तो 1/v हो जाएगा -1/10 -1/10, यानी -2/10 -1/5 आ जाएगा, v आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इमेज -5 पे बनाएगा। तो इसके लिए मुझे मैग्निफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हम लिखेंगे -v/u, यानी माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय u वॉज +10। तो हाफ मैग्निफिकेशन आ गया। हाफ मैग्निफिकेशन, एक तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था तो इमेज भी ऊपर ही होगी, लेकिन आधी हाइट पे होगी। तो ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर ऊपर था, तो इमेज 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, और मिरर से कितना, -5, तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो मिरर 2 से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट में, और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, या मिरर 1 से 10 सेंटीमीटर, मिरर 1 से कितना, 15 सेंटीमीटर राइट में। अच्छा, मतलब ये बेसिकली यहीं पे आ गया, राइट। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो यहीं पे जाकर के खत्म होगा। तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे, क्योंकि ये 20 है, ये 15, तो ये वाली दूरी 5। ये बात समझ में आती है बच्चों। द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम लाइन ए बी, तो वो भी 1.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी 3 है, सी डी से 1.5 आई है, तो ये वाली भी क्या आ जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों,
देखो इसमें क्या होगा, प्रिज्म रेस को डेविएट करेगा, डेविएशन बाय प्रिज्म कितना हो जाएगा, n-1 इंटू ए, तो दैट इज 3/2 -1 इंटू 1.8 डिग्री, यानी 0.9 डिग्री का डेविएशन। ठीक है, 0.9 डिग्री का डेविएशन हो जाएगा। तो अब इस मिरर पे जो रेज गिरेंगी वो 0.9 डिग्री एंगल पे ट्रैवल कर रही हैं। वो कैसे ट्रैवल कर रही होंगी, दे विल बी ट्रैवलिंग एट 0.9। ओके 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 ओके। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो ये फोकस पे कन्वर्ज करता है और एफ थीटा डिस्टेंस नीचे कन्वर्ज करता है, ये हमें पता है। तो बस एफ थीटा डिस्टेंस नीचे इसको कन्वर्ज करवा दो आप। ठीक है, लेकिन एफ थीटा में थीटा को रेडियन में लिखना होता है। एफ थीटा, एफ तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, थीटा को लिखूंगा 0.9 पाई बाई 180। ठीक है, तो ये पूरा सेंटीमीटर में ही आ जाएगा आपके पास। ये 200 आ जाता है, एक 10 कैंसिल हो जाता है, 1.57 मिलीमीटर ऐसा। ठीक है, अच्छा, बाकी फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अभी बता देते हैं, अभी बता दें। देखो देखो देखो, 14th क्या है देख लो तुम। 14th अच्छा क्वेश्चन भी है, हालांकि 14th देखो। ठीक है, अभी तो मैथ्स के लिए चले जाओ भाई, मैथ्स का लेक्चर है तुम्हारा। 14th में टाइम लगेगा थोड़ा सा बताने में। देखो 15 तो इजी है, 15th में तो तुम्हें बस क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की 2 बार स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14th में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 14th अच्छा क्वेश्चन है, अगली बार क्लास में बता देंगे तुमको। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो वी स्टॉप हियर फॉर